सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सस्ती व्लॉगिंग विद प्रेरणा विश। तो आपकी व्लॉगर वापस से लेके आ चुकी है आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन। स्पेशली दिस इन्फॉर्मेशन इज फॉर नॉर्सेट 10 एस्पिरेंट्स जो कि एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके होंगे। कुछ तो आई नो मैं थोड़ा सा लेट बना रही हूँ वीडियो, बट येस अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 डेज गए हैं। एंड आई होप शायद बहुत लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा होगा एंड बहुत जितनों ने भी भर लिया होगा, आई विश उन्होंने बहुत सोच समझ के एंड बहुत ही केयरफुली अपना फॉर्म भरा होगा एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ कि नॉर्सेट 10 के लिए क्या एडवर्टाइजमेंट निकाला है एम्स ने। पूरा भी जो भी गाइडलाइंस है, जो भी उनके डिमांड्स हैं, जो भी उनकी तरफ से जो भी चीज़ें हैं जो हमारी तरफ से फुलफिल होनी चाहिए ड्यूरिंग हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, तो वो सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में लाइन टू लाइन एंड पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप कोई भी गलती ना करो ड्यूरिंग योर चॉइस फिलिंग। हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो आप किसी भी स्टेज में कोई भी गलती ना करो ताकि आपकी वो प्यारी सी एक सीट आपके हाथ से ना जाए। तो आज मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। इसीलिए पहली बात तो यार देखो, तेज करके सुन सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें एकदम ही टाइम वेस्ट लग रहा है थोड़ा, बट यार कुछ ना इम्पोर्टेंट, जैसे तुम रील्स स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो ना, तो कुछ ऐसी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको थोड़ा ध्यान से सुन लिया करो। तब बच्चे अभी एकदम पैनिक में आकर या फिर जल्दीबाजी में आके फॉर्म भर देते हैं, जबकि पूरा टाइम रहता है। अभी एक हफ्ता बचा, पूरा 16 मार्च तुम्हारी लास्ट डेट है, फिर भी पूरा टाइम बचा है और तुम पैनिक में आके जल्दीबाजी में आके फट से फॉर्म भर देते हो बिना एडवर्टाइजमेंट को पढ़े, बिना फुलफिल किए उनकी जो भी डिमांड्स है हमारे उससे, ठीक है। तो और ऐसे में करके क्या बाद में नॉर्सेट मिल जाता है और अपनी तुम सीट गवा देते हो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना और बिना स्किप किए सुनना, ठीक है। आप ही लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक जनरल सा इंट्रोडक्शन अपना दे देती हूँ। तो माई सेल्फ प्रेरणा बिस्ट एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन एम्स ऋषिकेश। मैंने नॉर्सेट 9 दिया था, वेयर आई सिक्योर्ड AIR 484 इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस करी थी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस लिया था, एंड आई डोंट वांट कि आप लोग भी लो, इसीलिए वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यार तुम्हारे लिए इतनी सारी मेहनत करी है, पॉइंट वाइज लिखकर पूरा ये देख सकते हो, नॉर्सेट 10 एडवर्टाइजमेंट पूरा लिखा है, ताकि मैं कुछ भी चीज़ें स्किप ना करूँ और आप लोगों को बहुत अच्छे से बता पाऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग देखो, आप किसी भी एप्लीकेशन को फॉर्म को भर रहे हो तो उससे पहले आपको ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप उस चीज़ के एलिजिबल ही ना हो, फॉर्म भरते हो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगर आपने मेरी वीडियोस को ध्यान से सुना होगा। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं BSc नर्सिंग वालों की, तो BSc नर्सिंग वाले आप सुनो, आपको बस फोर्थ ईयर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका BSc नर्सिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाना चाहिए। वैसे मिड तक आ जाता है, और मतलब ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे चाहिए होता है, तो आपका कंप्लीट होना चाहिए BSc नर्सिंग, ठीक है। एंड एक और चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमारा कॉलेज INC प्रूफ नहीं है, अब क्या होगा। तो सुनो, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, आपकी अपनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से वो कॉलेज एफिलेटेड होना चाहिए, तो भी वो चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है INC बेस में होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेट वाला भी चल जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये भी स्टेट और INC दोनों में से कोई भी चल सकता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट GNM स्टूडेंट्स। तो वो क्या है, तो उनका भी INC या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए उनका जो GNM है। एंड येस वेरी इंपॉर्टेंट, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर उनका मैंडेटरी है। अगर आपने सिर्फ GNM करी है, उसके बाद आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, और इसका भी प्रूफ आपको देना मैंडेटरी है कि यस आपने एक्सपीरियंस लिया है, वो भी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। एंड एक और लाइन लिखी है एम्स ने कि इट इज मैंडेटरी कि आप उस सर्टिफिकेट में ये मेंशन करवाओगे कि यस इट इज 50 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब मिनिमम की बात कर रहे हैं कि 50 बेडेड हॉस्पिटल तो वो होना ही होना चाहिए, एंड इट इज मैंडेटरी कि वो सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब एक और डाउट आ जाता है, मैम हमने कर लिया एक्सपीरियंस तो हमारे 2 क्या 5 साल का भी है, लेकिन उसमें तो लिखा ही नहीं है कितना। तो देखो,
इसका भी सोल्यूशन होता है। तो आरटीआई यहाँ पे आप लगा सकते हो वहाँ पे, और 1-2 दिन में आपका आराम से बन के आ जाएगा, और वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे जिसमें बेड का नाम, बेड अकाउंट पूरा क्लियरली मेंशन होगा। तो इसमें प्रॉब्लम की कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बात होती है जीएनएम स्टूडेंट्स की। एंड जीएनएम एंड पोस्ट बेसिक जिसने करी है उसको कोई एक्सपीरियंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलेटेड होना चाहिए, दैट्स इट। तो हमारा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म होता है। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। 18 to 30 ईयर्स है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पुरानी वीडियोज में, बट स्टिल जो न्यू सब्सक्राइबर या फिर न्यू एस्पिरेंट्स मुझे वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं फिर से बता देती हूँ। एज लिमिट क्या है आपकी, 80 to 30 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 18 से 30 ईयर्स के बीच के आप होने चाहिए। एंड इसमें बस कुछ रिलैक्सेशन मिलता है फॉर कैटेगरीज को, जैसे ओबीसी है तो अगर आप 30 से ज़्यादा क्यों, तो आपको 3 इयर्स का क्या मिलता है यहाँ पे, एज रिलैक्सेशन मिलता है। यानी अगर आप ओबीसी हो तो आपको 3 इयर्स, अगर आप ज़्यादा बड़े भी हो तो भी चल जाएगा, यू आर एलिजिबल, ठीक है। जो ST SC जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन इनको यहाँ पे मिलता है, वो भर सकते हैं। जो PWD वाले हैं, डिसेबिलिटी वाले एस्पिरेंट्स है, उनको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। प्लस अगर वो PWD वाले तो हैं बट वो फिर भी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसी के रिगार्डिंग 3 इयर्स ओबीसी PWD के लिए कितना हो जाएगा, 10 + 3 13 इयर्स का मिलेगा। ST SC और PWD वाले हैं तो उनको क्या +5 का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग। तो अब हम बात करते हैं कि आपकी फीस कितनी होने वाली है, ठीक है। तो जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जो भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म की फीस देनी पड़ेगी 3000, ठीक है। और वो आप ऑनलाइन पेमेंट, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट में सबमिट करोगे तो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो 3000 आपको लगेगा। एंड जो भी SC ST या EWS है, ये तीनों कैटेगरी, तो इनके लिए आपको लगेगा 2400, यानी कि 2400 आपकी एप्लीकेशन फीस होगी अगर आप बिलोंग करते हो SC ST या EWS कैटेगरी से, ठीक है। एंड जो PWD है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। एक और चीज़ है इसमें, जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो वो 2400 जो अपनी एप्लीकेशन फीस देंगे वो उनके पास, उसके बाद क्या हो जाती है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बाद रिफंड हो जाती है, तो वो उनको पैसे वापस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आफ्टर कब होता है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बाद आपको आपकी फीस रिफंड हो जाती है। ये बाकी कोई भी कैटेगरी को वापस नहीं मिलते हैं, सिर्फ SC और ST कैटेगरी के वापस आते हैं। सो डोंट कंफ्यूज कि OBC या EWS से आप बिलोंग करते हो तो आपका कोई भी रिफंड नहीं होगा, ये सिर्फ डिपेंड करता है SC और ST कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वालों को, ठीक है। और ये भी है कि SC ST आप कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते एंड आपने बोला है तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का क्या बाद में आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा बोल दूँ कुछ भी फेक चीज़ें मत करना, ठीक है। तो अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सारा भर दोगे ना तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल देना है। एंड आफ्टर योर सबमिशन ऑफ फीस उसका भी आप स्क्रीनशॉट या फिर जो भी वो फॉर्मेट जो भी होगा जहाँ पर आपने दिखा रखा होगा कि यस आपने फीस सबमिट कर दी है, तो उसका एक स्क्रीनशॉट रख के उसको प्रिंट करा के जस्ट इन केस अपने पास रख लेना बस, ठीक है। ऐसा कुछ दिक्कत वैसे ऐसा कभी आई नहीं है, बट फिर भी अपने पास उसका एक प्रूफ रख लेना कि यस आपने पेमेंट करी है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, ठीक है। केयरफुली फिल करना है अपना एप्लीकेशन, आप पूरे रिस्पॉन्सिबल आप हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। और कहीं पर भी आप कोई भी गलती, बड़ी मिस्टेक कर देते हो तो उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो कि आपने वो फॉर्म गलत भरा, क्योंकि एक बार आपने फीस भर दी, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपको कोई भी चीज़ें चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, आप उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इवन आपने क्या है, अभी जनरल कैटेगरी डाल दी, ठीक है, फीस सबमिट कर दी एंड उसके बाद आपका EWS फॉर्म आता है, जब आपका सबमिशन खत्म हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपका EWS बनता है। तो ये नहीं है कि आप EWS कर रहे हो तो देखो यार आपने जनरल कैटेगरी का फॉर्म भरा है तो आप जनरल में ही कंसिडर किए जाओगे। तो इसीलिए डेट क्राइटेरिया पूरा दिया रहता है, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगी, इसीलिए केयरफुली अपना फॉर्म भरना है, ठीक है। So no correction will be allowed after specified date as per the advertisement, ठीक है। तो
अब एक और चीज़ है, करेक्शन विंडो खुलती है, ठीक है। जो एम्स को लगेगा कि आपने शायद कुछ चीज़ें गलत लिखी है, अब ऐसा नहीं है कि आपने डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है और वो आपको करेक्शन विंडो खोलेगा, ऐसा नहीं है। बट देखो, अगर उसको कुछ चीज़ लगेगी कि यार आपने कुछ गलत करा है या फिर आपको इसमें मिस्टेक आप ठीक कर सकते हो, तो वो आपके लिए करेक्शन विंडो खोलता है। तो इसकी डेट नोट कर लो, ये है 25 मार्च 2026 से लेकर 27 मार्च 2026, 25, 26, 27, यानी आपको 3 डेज मिलेंगे करेक्शन विंडो के लिए। अब एक और चीज़ है, देखो अगर आपने अपना फॉर्म बहुत अच्छे से भरा है, आप पूरे 100% श्योर हो कि आपका फॉर्म पूरा अच्छे से क्या है, सही भरा है, और आप चेक ही नहीं करें करेक्शन विंडो के दिन कि हमारा तो सही है, तो क्या ही करेक्शन विंडो, तो ऐसा मत करना। देखो करेक्शन विंडो सिर्फ उनका खुलता है जब आप लॉग इन करते हो ना, तो करेक्शन विंडो सिर्फ उनका खुलेगा जिनका एम्स को लगेगा कि मिस्टेक है, ठीक है, वो उनके लिए खोल देंगे। अब ऐसा है कि आपने कुछ मिस्टेक करी थी, लाइक आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, डेट ऑफ पासिंग गलत डाल दी, तो वो नहीं करेगा ये चीज़ें, इतना ज़्यादा वो करेक्शन विंडो के लिए नहीं खोलेगा। और अगर आपका पूरा फॉर्म अच्छे से सबमिट हो रखा है, आपका कोई भी करेक्शन गलत नहीं हो रखे, तो वो आपके लिए करेक्शन विंडो खोलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, ऑलरेडी सबमिटेड आएगा कि प्रोविजनल सबमिटेड हो रखा है, ऐसा मैसेज आ जाएगा। तो करेक्शन विंडो सबके लिए नहीं खुलती है। अगर आपका अच्छे से मतलब क्लियर हो रखा है फॉर्म, तो वो आपको करेक्शन विंडो नहीं देंगे। अगर आपकी उनको लगता है कि गलती करी है, तो वो आपका करेक्शन विंडो देंगे और आपको खोलना है। लेकिन आपको नहीं पता ना कि वो आपको करेक्शन देंगे या नहीं देंगे, आपने मिस्टेक करी है, इसलिए आपको बस 25, 26, 27 को अपना फॉर्म लॉगिन करके देखना ही देखना है कि उन्होंने करेक्शन दी है या नहीं दी है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो चेंजेस इन कैटेगरी आफ्टर अप्लाइड इज नॉट अलाउड टू चेंज आफ्टर सबमिशन ऑफ फीस, आप चेंज नहीं कर सकते, इवन इन करेक्शन विंडो शायद आप नहीं कर सकते हो वहां पर। इसीलिए वंस फीस सबमिटेड, क्या देखो यार आपने फीस सबमिट कर दिया, आप तुमने किसी कैटेगरी की सबमिट करी है फीस, बाद में जाके तुम अपनी कैटेगरी चेंज कर ही नहीं सकते हो क्योंकि तुमने फीस सबमिट करी है उस चीज़ की, ठीक है। तो कैटेगरी बिलोंग करते हो और आप वो कैटेगरी से आप नहीं बिलोंग करते, आपने अच्छे से फॉर्मेट में नहीं दिया, तो यू आर मतलब कैंसल्ड हो सकता है इफ आपने कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग योर गलत कैटेगरी, ठीक है। ठीक है, अब एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है कि ऑनलाइन जो पोर्टल है वो 16 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है, वो भी सिर्फ 5 बजे तक। उसके बाद ऐसा मत सोचना कि हाँ 16 तारीख लास्ट है तो हम रात के 10 बजे या 11 बजे भर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शाम के 5 बजे से पहले करना है। और यार ऐसा तो रिस्क ही मत डालना कि तुम लास्ट डेट पे एंड टाइम पे क्या अपना फॉर्म भर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। उससे पहले क्या फॉर्म भर देना, ठीक है, जल्दी भर देना। ऐसा नहीं कह रही कि आज ही जाके भर दो, बीच में इतना सारा टाइम है उसमें भर दो, ठीक है, सॉर्ट हो जाओ। और ज़्यादा लेट का टाइम बिल्कुल मत सोचना कि बहुत लेट एंड टाइम में करेंगे, तो ऐसा मत करना, ठीक है। अब है एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप इमेजेस डालोगे, 3 इमेजेस मांगता है, एक आपकी फोटो की, ठीक है, मतलब जो नॉर्मली जो तुम खींच कर डालोगे जो एप्लीकेशन फॉर्म में शो होगा, एक तुम्हारा खुद का फोटो होना चाहिए, बहुत क्लियरली डालना, उसको अपलोड बहुत क्लियरली करना। तुम्हारा थंब इम्प्रेशन, उसमें मेंशन रहेगा कौन सा थंब करना है, तो वो अच्छे से आप मतलब घर पे भी पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं साइबर कैफे। अगर तुम्हारा कैमरा तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो तुम्हें जाना चाहिए, तो बहुत अच्छे से अपना थंब इम्प्रेशन, अपना सिग्नेचर, और सिग्नेचर चेंज वेंज मत करते रहना कि अभी कुछ और डाला बाद में कुछ और डाल दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ और डाल रखा है, इसीलिए सेम पैटर्न ही यूज़ करना, अलग अलग सिग्नेचर मत मारते फिरना वहाँ पे, ठीक है। तो सिग्नेचर, योर फोटो एंड व्हाट थंब इम्प्रेशन, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियरली अपलोड करने हैं, ठीक है। चलो बात रही ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई, आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। मैं एक और बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए क्या क्या चीज़ें, नंबर ऑफ बेड, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपने कब तक वहाँ जॉब करी है, एंड आपका क्या बेसिक पे था। तो ये मुझे बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं तब से कि मैम मेंशन नहीं है, तो यस इट इज़ मैंडेटरी टू मेंशन योर कितना बेडेड हॉस्पिटल था, तो ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब बारी आती है एनओसी की, जिसमें एकदम भूचाल सा रखा है, ठीक है, क्योंकि हमारे टाइम पे जब मैंने नॉर्सेट 9 दिया था उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, इतना मतलब क्लियरली मेंशन नहीं किया था, बट इस बार एम्स ने अपनी साइट में क्लियरली मेंशन किया है एनओसी के लिए। तो ठीक है, एनओसी इन केस अगर आप किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट
क्वासी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडी जिसको फंड करती है गवर्नमेंट, यानी जो भी है, तुम कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी चाहे वहां का वर्क कर रहे हो, बट वो संस्था गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट उसे फंड करता है, तो आपको एनओसी देना इज मैंडेटरी। एनओसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम ही एनओसी देना जरूरी है, बिफोर अप्लाइंग मैंडेटरी है। और अगर आप नहीं देते हो तो आप किसी भी स्टेज पर कैंसलेशन फेस कर सकते हो। तो एनओसी वालों जो भी अभी कहीं पे भी एम्प्लॉयड है तो उनका एनओसी देना इज वेरी मैंडेटरी। उन्होंने एक डेट दी है इससे पहले की होनी चाहिए, जो कि है 20 मार्च 2026। इससे पहले कि तुम्हारी एनओसी हो जानी चाहिए एंड इट इज वेरी मैंडेटरी। अगर आप इसको नहीं देते हो ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, उस टाइम नहीं देते हो तो यू आर नॉट अलाउड टू अपीयर इवन इन एग्जाम। तो आपको एग्जाम ही नहीं देने पड़े, बात की बात तो बाद में रहेगी, रिजेक्ट कर देंगे, तो आपको एग्जाम ही नहीं देने देंगे। इसीलिए आप किसी भी अगर गवर्नमेंट उसमें ऑलरेडी वर्किंग हो तो आपका एनओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि डेटेड होना चाहिए बिफोर 20 मार्च 2026। तो एनओसी वाले बिल्कुल ध्यान रखना, आप कोई भी रिजेक्शन या फिर ऑब्वियसली एग्जाम में बैठने नहीं देंगे यार, ऐसा कैसे, तो इसीलिए अच्छे से अपना एनओसी वाला करके रखना, ठीक है। हाँ चलो, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसके लिए इतना कन्फ्यूजन रहता है ना बच्चों को, मेरे को भी था, चलो ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले तो अगर आप यूआर यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट देने की कोई भी झंझट ही नहीं है। तो मैं बात कर रही हूँ उन कैटेगरीज की जो रिजर्व कैटेगरी के अंडर आते हैं, तो उनको मतलब क्या क्या होना चाहिए, मतलब पूरा क्राइटेरिया। तो जो भी SC ST क्राइटेरिया है, सॉरी जो SC ST EWS एंड OBC, इनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट देना इज मैंडेटरी। तो अब देखो रिन्यू किनको करवाना पड़ता है, तो जो EWS एंड OBC जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं OBC के, ठीक है, इनको हमेशा हर साल रिन्यू क्यों करवाना पड़ता है, क्योंकि देखो ये दोनों कैटेगरी सर्टिफिकेट किस बेस पे बनते हैं, तुम्हारे फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के। और जरूरी नहीं तुम्हारे जो पिछले साल जो तुम्हारा फाइनेंस था, ठीक है, स्टेटस था, वो वही है जो आज है, या फिर जो कल था वो आज है। तो इसीलिए हमेशा रिन्यू करवाना पड़ता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटस के बेस पे तुम्हारे कैटेगरी सर्टिफिकेट बनते हैं, इसलिए EWS एंड OBC का रिन्यू होना जरूरी है, ठीक है। तो SC ST सर्टिफिकेट के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा फॉर्मेट अलग से नहीं दिया या कुछ डेट मेंशन नहीं है। तो SC ST कैटेगरी का एक ही बार सर्टिफिकेट बन जाता है, कुछ लोग उसे रिन्यू भी करवा लेते हैं, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बट EWS OBC को रिन्यू करवाना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट की। तो उसका ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर रखा है फॉर्मेट कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए तुम्हारा EWS सर्टिफिकेट, तो उसी फॉर्मेट में तुम्हारा होना चाहिए। सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टेट फॉर्मेट का बनाते हैं एंड वो अलाउ नहीं होता है। तो यार तुम्हें मतलब अच्छे से करके जाना यार, कोई भी रिस्क मत लो, इसीलिए अपना सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। जो एडवर्टाइजमेंट की एक PDF है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करी है, इवन इन एम्स की साइट में भी उन्होंने अपलोड करी है। तो वहां जाके आप लास्ट में जाओगे ना एनेक्चर्स में, तो वहां पे आपको फॉर्मेट क्लियरली OBC और EWS का क्लियरली दिख जाएगा, और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी देखने में। तो आपका जो वो फॉर्मेट है वो उसकी ही तरह होना चाहिए। एंड EWS सर्टिफिकेट एंड OBC दोनों के लिए सेम डेट है, ये 1 अप्रैल 2025, यानी पिछले साल 1 अप्रैल 2025 से लेकर जो आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 16 मार्च 2026 के बीच का ही होना चाहिए। इससे पहले का बिल्कुल नहीं माना जाएगा, या फिर आप 16 मार्च के बाद अपना सर्टिफिकेट बना रहे हो तो वो भी नहीं माना जाएगा। इसीलिए जो तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 16 मार्च 2026 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। और ये वैलिड होगा कौन से फाइनेंशियल ईयर के, 2025 2026 के लिए वैलिड होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, और कौन सी इनकम के बेसिस पे, किस फाइनेंशियल ईयर के इनकम के बेसिस पे होगा, तो ये 1 साल पुराना होता है, यानी 2024 2025 का फाइनेंस देख के तुम्हारा ये सर्टिफिकेट बनेगा, जो वैलिड होगा 2025 और 2026 ईयर के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होना चाहिए, किस बेस पे बना होना चाहिए, वो होता है 2024 से 2025 का, और वैलिड होना चाहिए कौन से ईयर के लिए, 2025 से लेकर 2026 तक, ठीक है। तो EWS वालों समझ गए होंगे, सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए तुम्हारा और इस डेट के बीच का होना चाहिए, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर में ध्यान रखना। अब आता है OBC।
ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। अब देखो ओबीसी के 2 होते हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की मैं बात कर रही हूँ। इसका भी सेम डेट है 1 अप्रैल 2025 से लेके 16 मार्च 2026, इसके बीच का होना चाहिए, ठीक है। इनका भी फाइनेंशियल ईयर कौन से किस चीज के लिए इशूड होना चाहिए, ये वाला 2025 से 2026 ईयर के लिए ये क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। इफ एक और चीज इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि अगर एप्लीकेशन के टाइम आपके पास नहीं है तुम्हारा वो वैलिड इस फाइनेंशियल ईयर का, यानी 2025-2026 फाइनेंशियल ईयर का आपके पास अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपके पास नहीं है वो सर्टिफिकेट, पुराना है, मतलब पुराने ईयर का 2024-2025 का है, तो आप क्या कर सकते हो, अभी अप्लाई कर देना, अपना रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देना, और जो उसकी रिसिप्ट होगी, ठीक है, हाँ, तो इसका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी और एक रिसिप्ट मिलती है रिन्यूअल की, ठीक है, तो उसको, और जो तुम्हारा पुराना वाला था, जो 2024-25 वाला फाइनेंशियल का ओबीसी सर्टिफिकेट था, उन दोनों को आपको एक साथ अपलोड करना है, समझ गए। अगर आप पे रिन्यू है, इस डेट के बीच का है और इस फाइनेंशियल ईयर का 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर का है, तो आप तो वही करोगे। लेकिन अगर आपके पास पुराना है, अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको इसके साथ क्या करना, रिन्यू करवाने दे दिया है और आया नहीं है अभी तक, तो तुम एप्लीकेशन फॉर्म में क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा पुराना वाला है प्लस वो रिसिप्ट जो तुम्हारी रिन्यू करवाने की दे रखी है, वो आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये अच्छा है यहाँ पर कि आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब ऑफलाइन या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब तक ऑब्वियसली अगर आपने रिन्यूअल पे डाला था तो ऑब्वियसली तब तक आ जाएगा, तो आपको उस टाइम रियल दिखाना है, उस टाइम आप रिसिप्ट नहीं, रियल ही दिखाना, तब तक तो आ ही जाएगा। तो ये ओबीसी वालों का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी के बारे में आई होप ये सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद बात आते हैं, अब तुमने फॉर्म भर दिया, अब प्री कितने में पास हो जाओगे, अब मेंस में कैसे आ जाओगे, किस किस को स्टेज 2 के लिए बुलाएंगे, तो थोड़ा सा वो मैं एक शॉर्ट सा बोल देती हूँ, ठीक है। तो प्री में 100 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुना, प्री में 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 80 आएंगे नर्सिंग के, 20 आएंगे नॉन नर्सिंग के। इसके लिए आपको टाइम मिलता है 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन को करने का, जिसमें आपको मिलते हैं 5 सेक्शन मिलेंगे, 20 सारे 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको इसके लिए पर सेक्शन के लिए आपको मिलेगा 18 मिनट, 18 मिनट में आपको उस सेक्शन को कंप्लीट करना है। अब आपने वो क्वेश्चन नहीं करे, छोड़ दिए, आराम से पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन आपने छोड़ ही दिए, तो 18 मिनट जैसे ही होंगे आपको सेक्शन बंद हो जाएगा, आप दोबारा से सेक्शन में नहीं जा सकते हो। इसीलिए एक बार में अच्छे से क्लियरली पढ़ना, क्योंकि प्री में ना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपने नॉट सेट 9 के टाइम पे, ऐसा टाइम भागता है ना, तो इसीलिए ध्यान रखना, आपको फटाफट क्या करना है, प्री के एग्जाम के टाइम पे अच्छे से एक ही बार में अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, 100 क्वेश्चन, 80 नर्सिंग, 20 नॉन नर्सिंग, 5 सेक्शन, 18 मिनट मिलेंगे पर सेक्शन को, 20 क्वेश्चन रहेंगे पर सेक्शन में, ठीक है। 90 मिनट का पूरा टाइम होगा, ठीक है, खत्म। अब क्वालिफाई कौन करता है, तो इसमें भी क्राइटेरिया जो यूआर और ईडब्ल्यूएस है, यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस है, उनको 50% मार्क्स लाने ही लाने हैं, तब आपको स्टेज 2 के लिए बुला दिया जाएगा, ठीक है। ओबीसी के लिए है 45%, एससी एसटी के लिए है 40% एंड पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए है 5% का और रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अगर वो किसी भी कैटेगरी से, उसमें से भी और 5%, लाइक अगर ओबीसी पीडब्ल्यूडी 45 है, उसमें 5% और उसको रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे क्वालिफाई होने का, ठीक है। अब देखो स्टेज 1 से ना जो स्टेज 2 में जाते हैं तो क्या करते हैं, किसको करेंगे क्वालिफाई, जो ना सीट आई है, जैसे कितनी सीट आई है 2551 यानी 2551 आपकी सीट आ रखी है, एम्स ने भी दी है, बाकी सेंट्रल हॉस्पिटल ने भी बहुत सारी पोस्ट दी है, तो जो ये पोस्ट है इसके 5 गुना बच्चों को वो क्वालिफाई करेंगे प्री में, एंड उनको बुलाया जाएगा मेंस के लिए। अब बाय द वे 2551 का 5 गुना हो गया। अब जो लास्ट वाला बच्चा था, ठीक है, जहाँ पे रुकना था, और उसके बाद वाला जो बच्चा, उन दोनों की सेम मार्क्स है ना, तो टाई में क्या करेंगे, उस सेम मार्क्स वाले को भी स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, तो ऐसा टेंशन नहीं लेना। बाकी ये तो बात की बात है, तुम तो आओगे ही, है ना, विश्वास है मुझे तुम पे, ठीक है। तो स्टेज 1 से 5 टाइम्स ज्यादा बच्चों को क्वालिफाई करके स्टेज 2 में बुला दिया जाएगा। अब आती है बात मेंस की। मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, 160 क्वेश्चन मेंस में आते हैं, जिसमें आते हैं 4 सेक्शन, पर सेक्शन को मिलता है 45 मिनट, तो बहुत बढ़िया है, 40 क्वेश्चन आता है, 45 मिनट मिलता है, तो टोटल कितने का 180 मिनट का आपको टाइम मिलता है 160 एमसीक्यूज करने के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम मिलेगा। इसलिए आपका देखो प्री कर दो एक बार, मेंस के लिए तो टाइम ही टाइम है, तो अच्छे से कर ही लोगे, ठीक है। तो आपको 4 सेक्शन मिलते हैं, जिसमें पर सेक्शन में 40 क्वेश्चन होते हैं, और आपको पर सेक्शन के लिए 45 मिनट मिलते हैं। तो मेन्स में तुम्हें बताऊँ, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेन्स में ना बिल्कुल ऐसा टाइम भागता हुआ नहीं लगता है। ऐसा मेरे को जब मैं अपना कर रही थी, मतलब
जब मैंने अपना मेंस का एग्जाम दिया था तो मैंने बताऊँ मेरे को कितना, मतलब 25 मिनट बच जा रही थी, मतलब 40 क्वेश्चन में मुझे जो जो आ रहे थे मैंने करे, जितना मेरे को छोड़ने हैं मैं छोड़ूंगी ऑब्वियसली। जैसे ही जब मैं टाइम देख रही थी कि टाइम कितना, तो मेरे 25 मिनट अभी भी बचे हैं उस सेक्शन के। फिर मैं पीछे जा रही थी, फिर कुछ क्वेश्चन को जो मुझे लग रहे थे ठीक है सही है, और कुछ कुछ को मैं वापस गलत कर दे रही थी। इसलिए ओवर भी नहीं करना है, मतलब ओवर भी एनालाइज मत करने लग जाना। मतलब यस, रीचेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये नहीं ना कि तू सही को भी बाद में टाइम है तो वापस चलो, ये नहीं है, तुक्का मार देते ये, तो ये चीज़ मत करना। मेंस में बढ़िया टाइम मिलता है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो टाई केसेस आप इसमें, अब स्टेज 2 में कैसे, अब देखो टाई केसेस भी होते हैं ना, क्योंकि आप देखो जहाँ पे मेरिट रुकनी थी, जिसके बाद को किसी को नहीं मिलना था, ठीक है। तो अब जो लास्ट वाला बंदा है, ठीक है, 2551 पोस्ट है। अब जो 2551 जिसकी रैंक आई है और जो 2552 की रैंक आई है, वो दोनों की सेम है, मतलब मार्क्स दोनों की सेम है। अब इन दोनों में से किसको मिलेगी सीट, ये चीज़ तो पहले कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा, वो तो अलग बात होगी। लेकिन अगर सेम ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अब उन दोनों में से चूज करना है कि वो सीट किसको मिलेगी। तो बताओ किस बेस पे होती है, डेट ऑफ बर्थ। उन दोनों में से जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी, जो बड़ा होगा एज में, उसको पहले प्रायोरिटाइज किया जाएगा, ठीक है। अब चलो दोनों बराबर है, अब क्या, तो अब क्या करना देखा जाता है, नेगेटिव मार्किंग। उन दोनों में से जिसने सबसे कम नेगेटिव दिए होंगे, बेशक मार्क्स बाद में बराबर हुई हो सकती है ना, तो उनमें से फिर क्या देखा जाएगा, जिसने कम नेगेटिव मार्किंग करी होगी उसको फिर प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो ये सब तो फिर भी बात की बातें हैं। पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है, विदाउट पैनिक किए, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको अपना ये फॉर्म भरना है। एंड उसके बाद क्या करना है, पढ़ाई करनी है, और क्या करना है। तो अच्छे से पहले तो मैं खुद ही आई होप, मैं यही होप करूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आई नो एप्लीकेशन फॉर्म के आने के टाइम बहुत पैनिक, एंजाइटी, स्ट्रेस होने लग जाता है, और थोड़ा ये भी लग जाता है, ओ माय गॉड एग्जाम आने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है। मैंने अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी, और आप नहीं मिस्टेक करोगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। तो ये सारी चीज़ें थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अभी भी कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड यस, काफ़ी सीट्स हैं यार, मतलब इतनी सारी सीट्स हैं, तुम्हें सिर्फ एक सीट्स के लिए लड़ना है, एक सीट के लिए लड़ना है, और बस बात तुम्हारी पक्की है। अगर तुमने मेहनत करी है तो ऑब्वियसली तुम्हें सीट मिलेगी। सो लव यू ऑल, ऐसे ही मुझे प्यार वगैरह देता रहना। एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, आपको वीडियो कैसी लगी इसका भी कमेंट मुझे ज़रूर करना। एंड जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कोई भी बड़ा इंसान है जो फॉर्म नहीं भर रहा है लेकिन उसका कोई फ्रेंड भर रहा है, तो उसको वीडियो शेयर ज़रूर करना, ताकि उसकी कोई भी मिस्टेक, अगर आप उसका अच्छा चाहते हो तो उसे ज़रूर भेजना, ताकि वो ये सब मिस्टेक्स ना करे कुछ भी, एंड फॉर्म अच्छे से भरे। सो लव यू ऑल, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसी अपडेट्स और कुछ ना कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो आपको मज़ा भी आएगा, एंड बोरियत भी आ रही होगी तो वो आपकी चॉइस है। बाकी अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। एंड ऐसे ऐसे मुझे एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी कि मैं शॉर्ट नोट्स की कुछ शॉर्ट्स डालने वाली हूँ कुछ टाइम बाद। पर डे मैं डालूंगी, आपको सिर्फ अपने 5 मिनट देने हैं उस मिनी नोट्स को याद करने के लिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपको नोट्स अटेंड के। लास्ट मिनट होते हैं ना कुछ पॉइंट्स, तो वो मैं डालने वाली हूँ। तो मुझे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप वो चीज़ें भी मिस आउट ना करो। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं, या आपको कोई डाउट है तो भी मुझे कमेंट करना। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा इंस्टाग्राम चैनल पूरा मेरे चैनल में मेंशन है, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो, सब्सक्राइब और चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड लव यू ऑल।